हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। ये जो प्रश्न पत्र है ये अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र है और ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे बीजांक क्या है पूछेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि 65 का ही बीजांक निकालने के लिए कहेगा। 65 की जगह वो 105, ऐसे 1025 इनका भी बीजांक निकालने के लिए कह सकता है। तो बस इतना जानना है कि बीजांक निकाला कैसे जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, अगर इनका बीजांक निकालने के लिए कहेगा, जैसे 65 आ जाता है या फिर 105, इसके अलावा 1025 या अदर नंबर आ जाता है, तो आपको बीजांक कैसे निकालना है। तो ये जो 6 और +5, देखो पहले को निकालते हैं। 6 + 5 कितना होता है, जोड़ना है ना। हर एक संख्या को अलग अलग करके क्या करना है, जोड़ना है। 6 5 कितना हो गया, 11। 11 दो अंकों में आ रहा है और दो अंकों का कभी बीजांक नहीं होता। बीजांक का मतलब सिर्फ एक अंक आना। 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक आएगा तभी वो बीजांक कहलाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, इस 11 को 1 + 1 लिखेंगे, कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से बीजांक निकालते हैं। समझ में आ गया। अगर 105 का बीजांक निकाला जाए तो इसका कैसे निकालेंगे। देखो 105 का 1 + 0 + 5 यही होगा। सभी को जोड़ो तो 5 + 0 5 ही होगा। 5 1 6, तो 6 एक अंक में आ गया, इकाई में। मतलब 105 का बीजांक कितना है, 6 है। तो बीजांक इसी प्रकार से निकालते हैं। जब प्रश्न में बीजांक से संबंधित प्रश्न आएगा और कहेगा कि बीजांक निकालिए इस नंबर का, तो आपको कैसे निकालना है, जैसे मैंने निकाला है ना वैसे निकालना है। समझ में आ गया। ये प्रश्न नहीं आएगा, इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा घात x के ऊपर सबसे बड़ा घात कौन सा है। x की जगह y भी दे सकता है ना, तो y के ऊपर सबसे बड़ा घात तो आपको देखना। देखो इसमें एक घात है x का, इसमें x दो घात है, इसमें x तीन घात है। तो बहुपद का घात क्या होगा, जो सबसे बड़ा घात होता है, तीन घात वाले को देखना है। तो 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, 3। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है 8। यहाँ पे लिखा हुआ देखो 8 और इसके घात में 2/3 दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाओगे, मान ज्ञात करिए कहेगा। इससे संबंधित और भी दूसरा प्रश्न आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 27 दिया रहेगा और 27 देने के बाद 2/3 इस तरीके से लिख देगा यहाँ भी। ठीक है या फिर इसी को 81 कर दिया जाएगा, है ना, 81 और 1/4 लिख दिया जाएगा। समझो, इसी से संबंधित प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे बनाना है, इससे संबंधित आता है तो देखो पहले हम तीसरा को बताते हैं ना। ठीक है, मैं पहले तीसरा को आपको बता देता हूँ। तो देखो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 का घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2 का घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। और ये पहले से 2 बटा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो अगर कोई मान कोष्टक के अंदर में हो, घात दिया हो, और एक जो है कोष्टक के ऊपर का घात हो, तो दोनों का क्या होता है, गुणा होता है। याद रखना, गुणा होता है। तो 2 का घात 3 गुणित कोष्टक हटाने पर 2/3 गुणा हो गया, 3 और 3 कट गया, 2 का घात कितना हुआ, 2 बस बचा। तो 2 का घात देखो 2 यहाँ पे बच रहा है और ये घात सिर्फ 2 बस बच रहा है ना, ये तो कट गया है। तो 2 का घात 2, 2 गुणित 2 कितना होगा, 4 होगा। देखो यहाँ पे आसानी से 4 आ गया। अब 27 का देखो, 27 का कैसे निकालोगे भाई। 27 का होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 का घात 3। ठीक है, अब गुणा कर दो तो 2/3 ये भी हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कट गया। अब बचा कितना, यहाँ पे 3 और 2 बचा। 3 को 2 बार गुणा करो कितना आ जाएगा, 3 3 9। तो 27 का उत्तर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। समझ में आ गया। मान ज्ञात करने से अगर कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। इसके बाद देखो कॉट स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। कॉट स्क्वायर 30 अंश का मान होगा कह रहा है, तो कॉट स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना है। तो कॉट यहाँ पे वर्ग में दे दिया है ना, तो कॉट स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना है। तो वर्ग का क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक लगाएंगे। वर्ग का तो मुझे भी याद नहीं है, वर्ग का मान कैसे निकालना है थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। चलो इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो है पहले तो वर्ग मुझे हटाना होगा। ठीक है, वर्ग हटाना होगा। अगर इसे सिंपल तरीके से हल किया जाए तो वर्ग हटाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही निकाल दो। तो कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, करनी 3 होता है क्या, है ना, देख लेना थोड़ा सा। कॉट 30 अंश का मान होता है करनी 3 होता है। ठीक है, करनी 3 का अगर वर्ग कर दिया जाए, हाँ ठीक है, वर्ग कर देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो देखो यहाँ पे 3 इसका उत्तर आ रहा है, बस यही उठाना है। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, यहाँ पे 35 है, ये 35 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिसको चाहो उसको ले सकते हो। 550 का पूरा कोड कह रहा है, तो पूरा कोड का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है,
35 का पूरा कोण, ठीक है, 55 का पूरा कोण, यहाँ पे देखो 35 55 इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा, गलती से ये 550 हो गया है तो 55 मान लो, ठीक है। पूरा कोण क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो ये है 180 अंश का रेखा है ना, रैखिक। अब यहाँ पे बीचों बीच अगर हम रेखा खींचेंगे 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब 90 अंश से जो मान कम होता है, ठीक है, 90 अंश से कम होता है और 90 अंश को दो भागों में बांट दो। अब 90 अंश को दो भागों में बांटेंगे तो ये कितने अंश का कोण बना है, 55 अंश का। तो 55 अंश का कोण इस साइड से बनेगा ना, ये 55 अंश का कोण। तो यहाँ से यहाँ जो ये 55 अंश का कोण बना रहा है, जो 90 अंश से कम रहता है, तो वही क्या कहलाता है, पूरा कोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पूरा कोण। अब जो बचा रहता है उसी को हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं, ठीक। तो ये जो है इसका पूरा कोण कितना आ गया, 55 अंश, है ना। चलो आगे देखो। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं। तो ये कोई टफ प्रश्न नहीं है, समद्विभाजित, समद्विभाजक लिख सकते हो। समद्विभाजक या दो भागों में बांटना मतलब समद्विभाजक या समद्विभाजित, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा है, वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र होते हैं। तो वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं और उप सूत्रों की संख्या कहेगा तो 13, ठीक है, उप सूत्र 13। तो इस प्रश्न में सूत्रों की संख्या पूछा है तो 16 सूत्र लिखना है, ठीक। इसके बाद देखो अगला है 5 अंश का मान होता है। ये 5 अंश के मान में क्या पूछा है यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखो, ठीक है। याद आ जाएगा तो मैं बाद में बता दूंगा, या किसी को याद आएगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। रैखिक युग्म पर बना कोण खाली स्थान होता है। रैखिक युग्म पर अगर कोई कोण बनता है तो वो पूरा कोण होता है ना, तो यहाँ पे पूरा लिख लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया रैखिक युग्म पर जैसे 90 अंश से कम हो जाता है या, है ना, तो पूरा कोण बनता है। तो पूरा कोण के बारे में बताया तो पूरा कोण है। देखो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो खाली स्थान बहुपद कहलाता है। तो इसका उत्तर बहुत आसान है, एक रेखा मतलब रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद कहते हैं जिसकी घात 1 हो, जैसे कि x के घात प्लस 1 इस तरीके से रहता है ना, फिर 2x प्लस 5 इस प्रकार से आता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें x के घात जो है कितना है, 1 है, इसका मतलब क्या है, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। 2 घात होने पर द्विघात बहुपद, 3 घात होने पर भाई त्रिघात बहुपद, इस तरीके से, ठीक। अगला देखो, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़ना है। पहला प्रश्न देखो, 3 और प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। तो 45 अंश में मान 1 होता है ना, 1, और वर्ग करने पर भी 1 ही आएगा, और 3 और 1 4, तो 4 कहाँ पे है भाई, तो देखो ये 4 इसका उत्तर आ गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो जो जो पहले पता है उनको देख लेना है आपको। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, देखो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से, ये भुजा जो है यहाँ पे कोण जितना बनेगा, देखो तीनों कोण मिला के 180 अंश होता है, तो तीनों कोणों का मान 67 अंश अगर रख देंगे तो बराबर बराबर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, तो भाई सभी कोणों का मान कितना होगा, 60 अंश होगा ना, तो दूसरा का उत्तर जो है वो 60 अंश हो जाएगा। रैखिक युग्म कोण का मान, एक रेखा का मान कितना होता है, ये जो रेखा इसका मान कितना होगा, भाई रेखा का मान होता है 180 अंश, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 का 2 घात, है ना, देखो ध्यान देना, 3 का 2 घात, उसके बाद जो घात है वो 0 में है, तो 3 का 2 घात और घात 0 है, तो 3 का 2 घात मतलब अंदर को करेंगे 9, और 9 के ऊपर अगर घात 0 लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, मान 1 आना। कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर घात 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 उत्तर ले लेना। फिर बचा है बहुपद पी एक्स और x माइनस 6 का शून्यंक है कि दे, तो x बराबर 6 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 जो है इसका उत्तर हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2-2 अंक के प्रश्न, अभी तो हमने 1-1 अंक का प्रश्न देखा है ना, अब आप लोगों को मैं 2-2 अंक के प्रश्न दिखा रहा हूँ। देखो सबसे सरल प्रश्न है, ऐसी प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग आसानी से बना लोगे। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, लेकिन संबंधित इससे आ जाता है तो आपको कुछ अच्छा नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पी दिया है और क्यू दिया है, दोनों को यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा है, तो जोड़ दो। तो देखो
हमेशा जोड़ा कैसे जाता है, हमेशा इसे जोड़ा जाता है घात घात समान घात को समान घात के साथ। तो देखो ये दोनों समान घात है, फिर ये दोनों समान घात है और ये दोनों समान घात है ना। तो समान समान घात जुड़ेगा। तो देखो 3 और 2 5, दोनों क्या है प्लस में, तो सीधा लिखो 5x का वर्ग, है ना। इसके बाद देखो 4x और यहाँ पे -2x है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का इसका चिन्ह ले लेंगे। और 4 में 2 घटाओ कितना आएगा 2x, तो 2x से लिख दो। आसान है, जैसे आप जोड़ते हो ना वैसे ही जोड़ना है। घटाते कैसे हो, जैसे आप घटाने के लिए जानते हो वैसे ही घटाना है, ठीक है। जैसे आप घटाते हो वैसे ही घटाना है, जैसे जोड़ना है जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना बस है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि घात अगर समान हो तो समान समान घात वाले के साथ ही जुड़ेगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता, याद रखना। ये संख्या है 6 और 4, तो भाई संख्या 6 4 दोनों प्लस में, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 10। ये रहा इसका उत्तर, देख लो आसानी से मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न है तीसरा, क्या कह रहा है भाई, 445 का बीजांग ज्ञात कीजिए। पता है बीजांग कैसे निकालते हैं, 4 + 5 कितना होगा, 4 4 8, 8 5 कितना हो गया 13, 13 अभी भी बीजांग नहीं निकला, तो 1 + 3 फिर से कर दो, कितना आ गया 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया 4 आ गया ना। तो इस तरीके से आसानी से ये बन गया। चौथा प्रश्न देखो, चौथा क्या कह रहा है, समीकरण 2 cos थीटा बराबर करनी 3 को हल कीजिए कह रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, कॉस थीटा और ये 2 आगे में लगा, यहाँ पे करनी 3 है, अगर इसको आगे हल करेंगे, है ना, इसको आगे हल करेंगे तो ये कॉस थीटा बस रहेगा, 2 इस पार आ जाएगा, तो 2 इस पार आएगा तो ये गुणा के मान में मतलब कहाँ पे आएगा नीचे में, ठीक है। और यहाँ पे अगर थीटा का मान निकालेंगे तो और हल होगा, ठीक है, लेकिन थीटा का मान नहीं निकाल रहे हैं, कॉस का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बस इतने में ही हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक। देखो इसके बाद यहाँ पे देखो x का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर इस तरीके से एक मान दिया दूसरा मान निकालने के लिए कहेगा, तो आपको पता है ये रेखा का मान कितना होता है 180, और यहाँ पे एक मान दिया है, इसको क्या कर देना है, घटा देना है। कितना आ जाएगा घटाने पर 70, तो इसका मान कितना आ रहा है 70 आंसर है x का मान, ठीक है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे मान बदल के कितना दे दिया जाएगा 120 दे दिया, तो आपको पता है कि 180 में 120 को घटाओ कितना आएगा 60 आएगा ना। तो ये तरीका है, मैं भी आपको जो बता रहा हूँ वो तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक। इसके बाद देखो छठवा, ये इसमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। पहले आपको क्या करना है, ये जो हर है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, हर को बराबर कर दो, ठीक है। तो देखो इस साइड में 2 है, इस साइड को 2 होने की कितनी का आवश्यकता, 2 का गुणा कर दो ना, दोनों ऊपर नीचे में, तो आसानी से बराबर हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 2x और ये x, नीचे कितना हो गया 2 बराबर 18। इस 2 को इस पार ले जाएंगे, देखो नीचे में है भाग के रूप में, तो ये क्या होगा गुणा के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। हटने के बाद देखो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, और ये कितना हो गया 2x और 1 3x, है ना, 3x है इस तरीके से। 8 नहीं सॉरी 8 नहीं 18, 18 दूनी 36, ठीक है 36 हो रहा है। 3 के पहाड़ा पढ़ो, 3 एक कम और 3 दूनी, तो x का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है, देखो आसानी से 12 आ गया। तो x का मान निकालना है ना। तो इस ऐसे प्रश्नों को बस ऐसे ही हल करना है। इसके बाद देखो सातवां, संख्या रेखा पर को दर्शाइए गया है। संख्या रेखा पर को दर्शाइए, संख्या रेखा तो बताया नहीं है, दर्शाना क्या है। तो देखो एक रेखा इस तरीके से बना लेना, यहाँ पे प्लस वाले सीरीज को लिखना है, जैसे 1 2 3, ये संख्या रेखा है, ये -1 -2 और ये -3, तो इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, एक शर्ट की कीमत 300 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो शर्त पर बट्टा व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बट्टा और विक्रय मूल्य ज्ञात करना, मैं यहाँ पे आपको सूत्र बता देता हूँ। जब भी बट्टा की बात करता है ना, बट्टा मतलब छूट, ठीक है। 100 रुपये की अगर मान लो कोई शर्ट है खरीदने जा रहा हो मार्केट में, तो उसकी कीमत अगर 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये में अगर वो कह रहा है कि 10% बट्टा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या 10% कम कर देगा, तो 10/100 कितना कम कर रहा है 100 रुपये कम कर दिया, ठीक है 100 रुपये कम कर दिया। तो क्या करना है आपको 1000 में 100 रुपये घटाना है, तो उस शर्ट की कीमत कितना हो गया 900 रुपया, ठीक है। अब 900 रुपये का आपको क्या निकालना है, 900 रुपये का विक्रय, 900 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य, तो ही तो निकालना है विक्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 300 रुपये दिया है, देखो एक शर्ट की कीमत 300 रुपये, दुकानदार से 20% छूट देते, छूट मतलब वही बट्टा मतलब कम करना, समझ जाओ, हाँ ना। तो 300 रुपये का 20% कम कर दो, तो 20/100,
तो ये कट गया, कितना हो गया 60 रुपया कम कर रहा है ये, 60 रुपया कम कर रहा है तो विक्रय मूल्य कर रहा है, तो 300 रुपये में घटा दो ना भाई, तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 240 रुपया। तो 240 रुपया क्या है, ये जो शर्ट है उसका विक्रय मूल्य है, शर्ट को 240 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 60 रुपये आपको क्या कर रहा है, छूट दे रहा है 20%, है ना। इसके बाद देखो मान ज्ञात कीजिए, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है मान ज्ञात करने वाला। कॉस का यहाँ पे 60 अंश दिया है, कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश और साइन 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर दिया हुआ हो प्रश्न, तो आपको क्या करना है, एक को आपको क्या कर लेना है, देखो कॉस 60 और कॉस 30 अंश, तो ये सूत्र होता है ना, किसका सूत्र होता है, कॉस का सूत्र होता है। तो कॉस के सूत्र लगाना चाहो सूत्र लगा दो, और डायरेक्ट अगर मान निकालना चाहो तो मान भी निकाल सकते हैं। तो हम सूत्र नहीं बनाएंगे इसे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 60 अंश का मान रखेंगे और कॉस 30 अंश का मान रखेंगे, फिर साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान रख देंगे, ठीक है। बस वही हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान कितना होता है, करनी 3/2 होता है, ये दोनों गुणा हो गया, फिर प्लस साइन का 60 अंश का मान करनी 3/2 और ये होता है 1/2, देख लो, ठीक है। इन सभी का हर तो बराबर है, हर बराबर मतलब कितना है, देखो 2 × 2 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है 4, तो ये 1, तो ये 2 करनी 3 और प्लस 2 इतना आ रहा है, और यहाँ पे 4, ठीक है। ये 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, 2 उभयनिष्ठ निकालो, करनी 3 + 1 और ये 4, तो 2 एकम 2 दूनी कट गया, तो करनी 3 + 1/2 जो है इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हल करना है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है ना, आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो है 66 और 99 को सूत्र के एक न्यूनयन पूर्वण विधि से हल कीजिए कह रहे हैं, तो इसको बना के देख लेना, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है ना। अब मैं आपको सीधा प्रश्न दिखाते जा रहा हूँ, कैसे बनाना है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते गया, है ना, आपको समझ में आ भी गया होगा। देखो px qx, इस बार क्या करना है, दोनों को गुणा करना है, लेकिन इस बार जब गुणा करोगे तो ये जो गुणा है ना, ये जो पूरा पद है इसको एक बार ये पूरा गुणा करेगा 2x, ठीक है, 2x के साथ गुणा कर दोगे, उसके बाद फिर से क्या करना है, ये गुणा हो जाएगा, उसके बाद 3 से पूरा का पूरे पद को गुणा करना है, ठीक है, यही नियम है गुणा करने का। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो करना क्या है, करना ये है कि इसे सबसे पहले ना ये जो मान दिया है इसको tan थीटा के रूप में रखना है, ठीक है, tan थीटा के रूप में रखना है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से ये जो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे नीचे में क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये जो दिया है ना, ये जो इसके नीचे में आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा कर देना है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा को साथ में लेके गुणा कर देना है। तो देखो ये होगा कैसे, मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा, तो देखो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है, गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा, एक काम करते हैं, गुणा के जगह में ना ये जो मान है सिर्फ कॉस बस का गुणा कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, तो ये हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया ये वाला, और ये वाला कॉस कॉस होके क्या हो कट जाएगा, एक बन जाएगा, फिर ये साइन फिर कॉस, है ना, तो ये साइन थीटा फिर कॉस थीटा, ठीक है, ये फिर हो गया, और ये माइनस ये कॉस कॉस हो गया, क्योंकि कॉस से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो ये कट जाएगा ना। तो देखो ये अब साइन अपान कॉस क्या होता है, 10 होता है ना, तो 10 रख दो, और 10 का मान कितना है, 3/4, 3/4 + 1, और फिर नीचे भी वैसे 3/4 - 1, ठीक है। आगे जब हल करोगे तो इसका उत्तर अब आसानी से आ जाएगा, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अथवा भी दिया है, अगर वैसे प्रश्न को अगर नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तैयारी रखना। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, मान बस को रखना है, मान ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, कॉस 30 अंश का मान आपको पता है, साइन 60 अंश का मान पता है, कॉस 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान पता है, तो आसानी से बन जाएगा, मानों को रख दो बस। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं भाई, आपको पहले मूलधन पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मिश्र धन, है ना, तो मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, फिर पी 1 + r/100, और इसका घात कितना होता है, जो 2 वर्ष है ना, इसे n, ठीक है, तो ये रहा, बस पहले इस सूत्र में रखना, इस सूत्र में जो भी मान आएगा, देखो ए को हम मिश्र धन से प्रदर्शित करते हैं, जो भी मान आएगा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब c - a कर देना है, ठीक है, तो c
सी माइनस ए क्यों करें यार, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत कर रहा था। सी बराबर ए माइनस पी कर देना है, ठीक है। मूलधन को जो मिश्र धन है उसे क्या करना है, घटाना है। घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न, ये जो है अध्याय 9 से संबंधित प्रश्न है। अध्याय 9 को अच्छे से देखना, मैंने इसे एकदम बारीकी से बताया है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा अध्याय 9 का, और अध्याय 9 से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो x और y के मान पूछे ना, तो यहाँ पे देखो x का मान है और यहाँ पे इसके साथ y ऐड है, ठीक है। इसके बाद दिए गए चित्र में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, भी वहीं से है ना, अध्याय 9 से है। तो अध्याय 9 में मैंने बताया है बहुत सारे विधि है, 5 से 6 विधि है, उन 6 विधियों का उपयोग करके आपको बनाना है, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे देखो ये सभी गुणा के फॉर्म में है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ये अंदर वाले का पहले साथ में देखो, ये जो है पहले इसको, फिर दूसरे में इसको, फिर तीसरे में इसको हल करोगे। हल करने के बाद अंतिम में क्या करना है, सभी को जोड़ दोगे। जोड़ोगे तो सबको कट फिट के एक प्राप्त हो जाएगा ना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले पी क्यू को जोड़ने के लिए कहा है, फिर इसी पी क्यू को एक बार क्या करने के लिए, घटाने के लिए कहा है, ठीक। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद देखो सिद्ध कीजिए कि 16वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बिल्कुल 180 अंश होता है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध भी कर सकते हो। और कैसे सिद्ध करोगे, एक त्रिभुज बना लो, है ना, ये है समबाहु त्रिभुज, या दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लो। एक भुजा का मान इतना, एक भुजा का मान इतना, एक भुजा का मान इतना। तो आप इस तरीके से 3 भुजा होते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से 180 अंश करके बता सकते हो। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। और उदाहरण के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो 2 कोणों का मान ले सकते हो, और तीसरा कोण का मान डेफिनेटली इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से सिद्ध होता है क्या आप बता सकते हो, ठीक है। ये प्रमेय से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज भुजाएं बराबर होता है, ये भी कह रहा है, तो वाकई बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज हम आयत को भी बोलते हैं, वर्ग को भी बोलते हैं ना। और समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन ये भी है देखो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये वर्ग है समझो, और ये आयत है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट देखो, सतुरा त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आधार का मान दिया है। देखो आधार का मतलब क्या होता है, आधार नीचे को बोलते हैं, ठीक है। कितना दिया है, 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पी क्यू प्लस पी आर बराबर 75, और यहाँ पे कोण पी क्यू आर का मान 60 अंश दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है, लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कुछ निर्माण कर लेते हैं, ठीक। पी क्यू आर है, एक कोण का मान इस तरीके से, इसको 60 रख दो, और निकालने के लिए क्या कहा है, पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आधार इतना है सेंटीमीटर। रचना करना है, अरे यार ये तो और आसान प्रश्न हो गया, मुझे लगा कि ये थोड़ा टफ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को 2 हिस्सों में बांट लो, 2 हिस्सों में बांटोगे तो यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे, इस तरीके से 3 कुछ पॉइंट आएगा, है ना, 3 पॉइंट में इसे बांट लेना है, ठीक। 2 हिस्सों में अलग अलग करोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये, ठीक है। ये ए दिया हो तो यहाँ पे पी क्यू आर बता रहा है, तो ये पी ही दे दो ना, इस क्यू ही दे दो, ठीक है। ये बीच में क्या हो रहा है, क्यू, तो ये क्यू बिंदु पॉइंट दे दो, ठीक। इसके बाद देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। रचना के पद मीटर लिखिए कह रहा है, मतलब मीटर में वो दिया हुआ है, ऐसे कुछ है। देखो अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात करना है, बस थीटा का मान, इसमें थीटा तक के ले जाना है, 12/13 का मान इस तरीके से नहीं थीटा का मान नहीं निकालना, सॉरी गलत बता रहा था। सेक थीटा का मान दिया है। सेक के अलावा कितने और आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, सेक थीटा। देखो एक त्रिभुज बना लो, चलो इस तरीके से, ठीक है। सेक थीटा जो होता है ये सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा अगर ध्यान से देखा जाए तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे, तो ये कर्ण है और ये आधार है समझो। तो हमारे पास ये कर्ण आधार का मान दिया है, कर्ण का मान कितना है 13 और इसका मान 12। तो हमें निकालना क्या है, लंब का मान। लंब का मान कितना आएगा, त्रिकोणमितीय सारणी में 5 आएगा, ठीक है। 5 आ गया, देखो निकालोगे तो 5 आएगा। कर्ण वाला आपको पता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये सूत्र है,
ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग कितना 12 का वर्ग, और निकालना क्या था लंब का, तो लंब का वर्ग जैसा वैसा रखो। तो 13 गुणी 13 कितना होता है 169, और 12 गुणी 12 144, घटा दो। ठीक है, ये इस साइड आएगा क्या होगा घट जाएगा, तो घटाओ कितना आ जाएगा 25। तो 25 का वर्ग और लंब का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग काट मतलब ये जो है 25 वाली 25 का वर्ग नहीं, 25 जो है 5 का वर्ग होता है। तो 5 से वर्ग वर्ग कटाओगे इस तरीके से, तो क्या होगा 5 के वर्ग से वर्ग करके लंब का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब आसानी से साइन कॉस टेन कॉट सबका निकाल सकते हो, है ना, सबका आसानी से अब निकल जाएगा। इसके बाद देखो अंतिम प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न दिए हैं, बस यहाँ पे क्या करना है मानों को रखना है और आसानी से ये क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न थे उसको मैंने बता दिया, और किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है ये भी बता दिया ना। इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही प्रश्न आए, पर संबंधित प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा।